हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था, प्लांट लेआउट, जो कि काफ़ी लंबा चैप्टर है। ऑलरेडी 5 वीडियोस उसकी आ चुकी हैं। ठीक है, ये 6th वीडियो है और इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमने पीछे की जो वीडियोस हैं उसमें काफ़ी सारी चीज़ें करी हैं और टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट की जो हमारी अलग से वीडियोस चल रही थी उसमें हमने प्रोडक्ट लेआउट कर लिया, प्रोसेस लेआउट कर लिया, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट कर लिया। इस वाली वीडियो में हम एक तो करेंगे टाइप ऑफ प्लांट लेआउट का ग्रुप लेआउट। ठीक है, ग्रुप या फिर कहीं कंबाइंड लेआउट हो जाएगा। एक हमारा हम इसमें टॉपिक करने वाले हैं इंपॉर्टेंस, मतलब क्यों जरूरी है प्लांट लेआउट का डिसीजन। हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, कुछ पॉइंट ये वहीं से मिलेंगे हमें और कुछ नए हैं। तो इंपॉर्टेंस क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट लेआउट के डिसीजन की। मास प्रोडक्शन के बारे में हम जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम मास प्रोडक्शन के, मास कस्टमाइजेशन क्या होता है वो जानेंगे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे मास कस्टमाइजेशन के, और डिफरेंस करेंगे मास प्रोडक्शन के और मास कस्टमाइजेशन में जो भी डिफरेंस है वो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे इनको करना शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर पीछे की वीडियोस नहीं देखी है, जो कि 5 वीडियोस अपलोडेड हैं, तो उनको प्लीज़ जाके देखो। हमने टाइप्स ऑफ जो प्लांट लेआउट पढ़ रहे थे उसमें पीछे हमने 3 टाइप पढ़े हैं, ये चौथा टाइप है ग्रुप या फिर कहें तो कंबाइंड लेआउट। तब तक ये समझ नहीं आएगा यार, जब तक वो नहीं पढ़ोगे। तो पहले उनको समझो जाके, इसको अभी एंड करो यहीं पे। पहले उन वाली वीडियोस को देखो जो प्रीवियस वीडियोस हैं, उसके बाद ये इसको आगे देखना, कंटिन्यू करना। फिलहाल जिसने देख लिया है उसके लिए और ज़्यादा अच्छी बात है, उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। तो इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप था वो था प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट में एक लाइन से सीक्वेंस में मशीन्स लगी हुई थी। ठीक है, प्रोसेस लेआउट में अलग अलग डिपार्टमेंट थे। ठीक, समझाया हुआ अच्छे से, जिसने नहीं देखी वीडियोस जाके देखें। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में क्या था, हमारा जो भी मटेरियल था वो हम एक जगह ला रहे थे और तब उसको बना रहे थे। ठीक है, हम मशीन्स मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, सारा मटेरियल एक जगह था और हम मशीन्स एक जगह ला रहे थे और मटेरियल हमारा वहीं पर था। ठीक है, हमें मटेरियल मूव नहीं करना था, हमें मशीन्स मूव करनी थी इस बार फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में। उसके बाद हमारा आता है ग्रुप लेआउट, जो कि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं अब। तो ग्रुप लेआउट के बारे में थोड़ा रीड करते हैं पहले। ग्रुप लेआउट इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट इन सर्टेन बैच प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड। ग्रुप लेआउट जैसे नाम से ही पता चलता है, ये कंबाइंड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट है, मतलब एक कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट लेआउट का और प्रोसेस लेआउट का। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे कि प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट क्या होता है, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं। उन वीडियोस को देखो, मैं बार बार ये बात कहता रहूंगा आगे भी। ठीक है, इसलिए तो जाके देख ही लो पहले, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट को कॉम्बिनेशन है ग्रुप लेआउट। इन सर्टेन बैच प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड। ठीक है, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है असेंबल होते हैं। प्रोडक्ट लेआउट इज एम्प्लॉयड फॉर मास प्रोडक्शन ऑफ कॉमन कंपोनेंट। जो प्रोडक्ट लेआउट है ये किस लिए होता है, ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, तब हम प्रोडक्ट लेआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो सीक्वेंस में लाइन से मशीन्स लगी होती हैं उसकी बात हो रही है। इन एडिशन प्रोसेस लेआउट इज यूज फॉर असेंबलिंग द स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स इन बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोसेस लेआउट का हम यूज़ कब कर रहे थे, जब हमें स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं उस प्रोडक्ट के, अलग अलग डिपार्टमेंट में हम उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तब हम प्रोसेस लेआउट यूज़ कर रहे थे। द पर्पज इज टू सिक्योर एडवांटेजेस ऑफ बोथ टाइप एंड ऑल्सो टू एलिमिनेट डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ। जो ग्रुप कंबाइंड लेआउट है इसका पर्पस क्या है कि एडवांटेजेस हमें दोनों तरह के लेआउट की मिले और जो हम डिसएडवांटेजेस हैं वो दोनों की हम एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, मतलब फायदे हमें दोनों के मिल जाएं और जो नुकसान है वो हमें दोनों में से किसी का भी ना मिले। तो पर्पस ये है इसका। ठीक है, ग्रुप कहें या फिर इसको कंबाइंड लेआउट कहें। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ बहुत अच्छा था, इससे सारा ये क्लियर हो जाएगा। इन सोप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो साबुन होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होते हैं साबुन के, द मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोप इज लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन। जब सोप बनता है तो एक स्ट्रेट लाइन में मशीन्स लगी होती हैं, यानी कि प्रोडक्ट लेआउट। ठीक है, प्रोडक्ट लेआउट में लाइन से मशीन्स लगी होती हैं, वही चीज़ यहाँ पर है। क्योंकि ये कंबाइंड है तो यहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट दोनों ही चीज़ें होंगी ग्रुप लेआउट में। ठीक है, तो सोप्स जो बनते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन जो मशीन लगी होती हैं उसमें बनते हैं। बट एंसिलरी फैसिलिटीज लाइक हीटिंग, पावर हाउस, ग्लिसरीन, प्लांट एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर अरेंज ऑन अ फंक्शनल बेसिस। ये सारी चीज़ें तो एक मशीन में नहीं होती, मतलब वो जो लाइन से मशीन लगी है उसमें तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी हमें। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोसेस लेआउट वाला चीज़, जो चीज़ होगी डिपार्टमेंट्स अलग अलग बने होंगे वो चीज़ यूज़ होगी। दस इट इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ प्रोडक्ट बेस्ड एंड प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट।
तो जो हमारे सोप बन रहे हैं वो स्ट्रेट लाइन मशीन्स में बन रहे हैं, यानी प्रोडक्ट लेआउट में बन रहे हैं, लेकिन जो दूसरी फैसिलिटीज हैं वो हमें कहाँ मिल रही हैं, प्रोसेस लेआउट में, जो कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट बनी होती हैं, रखी होती हैं मशीन्स उसमें। तो ग्रुप लेआउट का बेसिकली एक मीनिंग है कि ये कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट लेआउट का और प्रोसेस लेआउट का, ठीक है। सिर्फ इतनी सी चीज है। प्रोडक्ट लेआउट आपको अच्छे से पता है क्योंकि पीछे की वीडियोस में कवर किया है, प्रोसेस लेआउट भी, ठीक। और ग्रुप जैसे कि नाम से पता चलता है दो चीज़ों की कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट का कॉम्बिनेशन जो बना है वो बना है क्या, ग्रुप लेआउट, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप और कंबाइंड लेआउट। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट डिसीजन। जो हम प्लांट लेआउट का ये डिसीजन है, इसकी मतलब क्यों जरूरी है, ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, हमें प्लांट लेआउट का डिसीजन क्यों जरूरी है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, उनको रीड करते हैं। इकोनॉमिकल यूज ऑफ प्रोडक्शन स्टोरेज एंड सर्विस स्पेस। इकोनॉमिकल यूज कर सकते हैं हम प्रोडक्शन, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन हो रही है उसको वो इकोनॉमिकली हम उसको कर सकते हैं। जो भी स्टोरेज है और जो भी हमारे पास सर्विस स्पेस है उसका इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। कुछ भी उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। जब प्लांट लेआउट हम अच्छे से मेंटेन करेंगे पूरा तरह से उसका लेआउट, तो वहाँ पे हम सब कुछ इजीली यूज कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रोडक्शन है वो इजीली हो सकती है। जो भी स्टोरेज वगैरह है वो हमारे पास ज़्यादा रहेगा, और सर्विस स्पेस जो भी हमारा होगा वो अच्छा लेआउट होगा तो हमारे पास अच्छा स्पेस होगा, ठीक है। Reduction in material handling cost and the amount of work in progress due to minimum movement of materials between processes. अगर हमारा एक अच्छा प्लांट लेआउट होगा तो वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी कम लगेगी। हमें मतलब मटेरियल जो होगा वो उठा के नहीं लेके जाना पड़ेगा इधर से उधर, जैसे कि प्रोडक्ट लेआउट में भी था। मशीन एक मशीन से निकल के सामान दूसरी मशीन में जा रहा था, तो वहाँ पे मटेरियल हैंडलिंग बिल्कुल कम थी, ठीक। और अगर हमारा प्लांट लेआउट कुछ इस तरह से बना हो कि हमें ज़्यादा सामान उठा के लेके जाना ही ना पड़े, बहुत दूर तक पास में हमारा वो सामान मशीनों तक पहुँच जाए, तो वहाँ पे हमारी हैंडलिंग कॉस्ट बचेगी मटेरियल को करने की, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस भी हमारा बचेगा, मतलब कि काम में कुछ डिले नहीं होगा क्योंकि हमारा लेआउट ही इतना अच्छा है। तो प्लांट लेआउट डिसीजन का बेसिकली मीनिंग जो हमने सब कुछ पढ़ा है, इंपॉर्टेंस यही है कि मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट हमारी बच जाए और जो वर्क इन प्रोग्रेस है यानी डिले जो हो रहा था काम में वो भी ना हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा आ गया है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी एंड लेबर बाय अवॉइडिंग डिलेज एंड बॉटलनेक्स। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा मशीनरी का और लेबर का। जो भी हमारी मशीन है वो एफिशिएंटली वर्क कर सकेंगी, और जो हमारी लेबर है, जो वर्कर्स है, वो अच्छे से वर्क कर सकेंगे बाय अवॉइडिंग, यहाँ पे डिले वगैरह कोई नहीं होगी जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया, और कोई भी बॉटलनेक नहीं होगा। बॉटलनेक का मतलब है कि जैसे जाम लग जाता ना गाड़ियों का भी बहुत ज्यादा, कि एक जगह पर गाड़ियां अटक गई, बिल्कुल वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, उसी तरह से तो ऐसा कुछ भी वहां पे नहीं होगा अगर हमारा एक अच्छा प्लांट लेआउट होगा तो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है इसमें, इफेक्टिव प्लानिंग, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन। हम बहुत अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं पूरी, ठीक, हमारा अच्छा लेआउट है, सब कुछ प्लान्ड कर सकते हैं पहले से। सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें हम बहुत अच्छे से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं और सुपरवाइज कर सकते हैं सारी चीजें। जब हमें पता है कि हमारा प्लांट लेआउट अच्छे से कुछ मेंटेन है पूरी तरह से, कौन सी मशीन कहाँ पर है, किस तरह से वो सब लगी हुई है, कितना स्पेस हमें मिल रहा है, सारी चीजें जब हमें अच्छे से वो लगी हुई है वहां पर, तो हम प्लांट लेआउट जब अच्छा है तो यहाँ पे प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं, सुपरवाइज बहुत अच्छे से कर सकते हैं सारी चीजें, और कंट्रोल भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस पे हमारा अच्छा रहेगा, ठीक है। हायर सेफ्टी एंड इम्प्रूव वर्क कंडीशंस फॉर वर्कर्स। जो वर्कर्स हमारे होंगे उनको हायर सेफ्टी मिलेगी, मतलब कि उनकी सेफ्टी ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारा प्लांट लेआउट अच्छा है भाई, और वहाँ पे हमने स्पेस बहुत अच्छा दिया है उनको, वहां से निकलने के लिए अच्छा स्पेस उनके पास, ठीक है। और जब उनको वहां से चलने के लिए रास्ता सही मिलेगा, उनको कोई भीड़ भाड़ वाली चीज नहीं मिलेगी, उनका सारे काम वो सही से करेंगे, तो वर्क जो होगा, जो भी वर्क वो करेंगे वो भी अच्छे से कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है, इम्प्रूव्ड वर्क कंडीशंस फॉर वर्कर्स, वर्कर्स को काम करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक है। लेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट इक्विपमेंट टूलिंग एंड अदर फिजिकल फैसिलिटीज। मान लो हमारा प्लांट लेआउट बहुत बुरी तरह से बना हुआ है, सारी चीजें इधर से उधर है, कोई मशीन किसी से टकरा रही है, कोई मशीन किसी से टकरा रही है, तो वहां पे क्या होगा, मशीन ब्रेक डाउन हो सकती है, कोई इक्विपमेंट उसका टूट सकता है, ठीक है, कुछ भी उसमें फिजिकल डैमेज हो सकता है मशीन का। तो वहां पे हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो सकती है अगर हमारा प्लांट लेआउट अच्छा नहीं होगा तो, ठीक है। लेकिन हम इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं तो प्लांट लेआउट हमारा अच्छा है, हमारी मशीन अच्छे से मेंटेन है, अच्छे से लगी हुई है दूर दूर पर, उनमें कोई डैमेज वगैरह नहीं हो रहा है, तो जब सब कुछ ठीक है तो हमारी कैपिटल क्यों लगेगी, ठीक है। ना हमारी इक्विपमेंट में कोई खर्चा होगा, ना टूलिंग पर, ना कोई फिजिकल फैसिलिटीज में हम खर्चा करेंगे। तो प्लांट लेआउट डिसीजन जो है उसका बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि हमारी जो कैपिटल है वो कम लगेगी या फिर नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा लेआउट बहुत अच्छा है, ठीक है। रिडक्शन इन इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू एफिशिएंट रूटिंग ऑफ सर्विसेज।
अगेन वही चीज़ जो हमने अभी पहले पढ़ी थी, मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी रिड्यूस होगी, क्योंकि जब हमारा लेआउट अच्छे से रहेगा, मेंटेन रहेगा, तो वहाँ पे कोई भी डैमेज वगैरह नहीं होगा, तो जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी वो शायद लगेगी ही नहीं, और लगी भी तो कुछ थोड़ी बहुत लगेगी, ठीक है। तो रिड्यूस होगी कॉस्ट, ठीक है, एफिशिएंट रूटिंग हो रही है सर्विस की, और हमारा इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं लगेंगे या फिर कम लगेंगे या बिल्कुल नहीं लगेंगे, ऐसे रहेगा, क्योंकि हमारा प्लांट लेआउट बहुत अच्छा है, अच्छे से मेंटेन है। तो ये इंपॉर्टेंस है कुछ प्लांट लेआउट डिसीजन की। अच्छा, एक रह गया है अभी, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। एक बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब हमारा प्लांट लेआउट अच्छा है, हमारी कोई उसमें हमारी लेबर अच्छे से वर्क कर रही है, हमारी मशीन्स अच्छे से प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही हैं, ठीक है, तो जो क्वालिटी ऑफ आउटपुट है, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वालिटी कैसी होगी, इमेजिन करो खुद। जब हमारा प्लांट लेआउट अच्छा है, हमारे वर्कर्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कोई उसमें डिले नहीं हो रही है, ठीक है, मशीन भी अच्छे से वर्क कर रही है, हमारे पास स्टोरेज की अच्छी फैसिलिटीज़ है, ठीक है, प्रोडक्शन वगैरह अच्छे से हो रही है, तो कैसी क्वालिटी आएगी आउटपुट की, अच्छी आएगी। तो यहाँ पे पॉइंट हमारा लास्ट यही है, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ आउटपुट। जो भी आउटपुट निकलेगा मशीन से, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी होगी। इसलिए हमें प्लांट लेआउट का जो डिसीजन है वो लेना चाहिए, इसलिए प्लांट लेआउट डिसीजन जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं कि प्लांट लेआउट डिसीजन क्यों जरूरी है, और ये हमने समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है मास प्रोडक्शन। अब मास प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो मास प्रोडक्शन का मतलब है बहुत ज़्यादा मात्रा में या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ चीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है, किस चीज़ का प्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसको एक बार रीड करते हैं। मास प्रोडक्शन रिफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन सीक्वेंस ऑन अ लार्ज स्केल एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, मास प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन करना स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स की, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की, किसकी हेल्प से, स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस, मतलब कुछ स्टैंडर्ड तरीके के कुछ प्रोसेस होंगे, कुछ ऑपरेशन होंगे पूरे सीक्वेंस में, एक लार्ज स्केल पे, ठीक है, और जो भी डिमांड आ रही होगी लोगों की या फिर मार्केट की जो भी डिमांड होगी, उस डिमांड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है। एज गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू रिपीटेटिव ऑपरेशन देयर इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ आउटपुट, क्योंकि गुड्स जो है वो कंटिन्यूसली जो है हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, डिमांड आई मार्केट से, इतने इतने प्रोडक्ट की उनकी जरूरत है, हमने वो बहुत सारे प्रोड्यूस किए गुड्स, ठीक है, उसके बाद वो क्या हो रहा है, वहाँ पे बार बार जब डिमांड आ रही है हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक फ्लो बन चुका है, ठीक है, तो एक कंटिन्यूस फ्लो रहता है यहाँ आउटपुट का, क्योंकि जो हमारी मास प्रोडक्शन होती है वो कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इतना है कि बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में किसी भी गुड को प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोसेसेस एंड ऑपरेशन सीक्वेंस ऑन अ लार्ज स्केल एंड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, ठीक है। तो ये था मास प्रोडक्शन। आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि फीचर्स किसके, मास प्रोडक्शन के। अब इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला इसमें हमारा कंटिन्यूस फ्लो ऑफ मटेरियल, जो मटेरियल है उसका एक फ्लो बना रहता है, कंटिन्यूस फ्लो में रहते हैं मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल वगैरह होता है। द फ्लो ऑफ मटेरियल इज कंटिन्यूस, देयर इज लिटिल और नो क्यूइंग एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग। जो मटेरियल है वो कंटिन्यूस उसका फ्लो चलता रहता है, इधर कुछ भी ऐसा नहीं होता ये थोड़ी बहुत भी डिले हो या कुछ भी मतलब ऐसा हो, प्रोसेसिंग में कुछ भी रुकावट हो, ऐसा कुछ नहीं होता। जो मटेरियल के फ्लो है वो कंटिन्यूस बना रहता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस मशीन्स एंड लेआउट, जो मशीन्स रहती हैं और जो लेआउट रहता है वो स्पेशल पर्पस होता है। स्पेशल पर्पस मशीन्स आर यूज्ड एंड द प्लांट असेंबली स्टेजेस आर लेड आउट ऑफ द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट टाइप एंड बाय सीक्वेंस। ये जो भी हमारी मशीन्स रहती हैं और जो लेआउट रहता है वो हम किसके बेसिस पर डिसाइड करते हैं, जिस तरह का हम प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है उसी टाइप से हम अपना लेआउट मेंटेन करेंगे और उसी हिसाब से अपनी मशीन्स को लगाएंगे सीक्वेंस में लगानी है या फिर हमें डिपार्टमेंट बनाना है, वो डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, ठीक है। लेस स्किल्ड लेबर, जो लेबर चाहिए होती है वो ज़्यादा स्किल्ड ना हो, कम स्किल्ड वाली लेबर भी चलेगी। Relatively less skilled labor is employed and supervision is relatively easier as only few instructions are necessary, that too at the start of the job. जो हमें लेबर चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड ना हो चलेगा, कम स्किल्ड वाली लेबर चलेगी, ठीक है। सुपरविजन मतलब कि उस चीज़ को देखना, जो प्रोसेस चल रहा है, पूरा मशीन हमारा प्रोडक्ट बना रही है, उस चीज़ को सुपरवाइज करना, उस चीज़ को देखना, ठीक है, परखना, वो बहुत ईजी हो जाता है एज ओनली फ्यू इंस्ट्रक्शन आर नेसेसरी, क्योंकि बहुत कम इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। और वो भी जब हम शुरू करते हैं, कोई एम्प्लॉय लगा है या फिर कोई वर्कर जॉब उसने शुरू किया है, तो बस उस समय उसको हम सारी चीज़ें समझा देते हैं, सारे इंस्ट्रक्शन उसको दे देते हैं, बस हम उस समय सुपरवाइज करेंगे, बाकी आगे तक वो वर्कर कंटिन्यू रखेगा अपना काम और सारे इंस्ट्रक्शंस को सही से फॉलो करता रहेगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लेबर, हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। ये इसका फीचर है मास प्रोडक्शन का।
फोर्थ पॉइंट हमारा इसमें आता है लिमिटेड वर्क इन प्रोग्रेस। जो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि जो हमारा काम डिले जो रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। ऐसी कोई चीज़ आती नहीं है कि काम हमारा कोई डिले हो गया या फिर रह गया है, ठीक है। वर्क इन प्रोग्रेस कंपैरेटिवली लेस सिंस द मैन्युफैक्चरिंग लाइन इज बैलेंस्ड। यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले बताया सारी चीज़ें कंटिन्यूस फ्लो में रहती हैं, एक सीक्वेंस बना रहता है सारी चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई भी डिले हो किसी भी तरह की, तो वर्क इन प्रोग्रेस लिमिटेड यहाँ रहता है, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो पूरी बैलेंस्ड रहती है मास प्रोडक्शन में हमारी, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी इन प्रोडक्शन शेड्यूल्स। जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो थोड़ी कम है प्रोडक्शन के शेड्यूल में। इंटरप्शंस ड्यू टू ब्रेकडाउन्स एंड एब्सेंटेइज्म सीरियसली अफेक्ट्स प्रोडक्शन एज स्टॉपेज ऑफ वन मशीन यूजुअली डिस्टर्ब द वर्किंग ऑफ अदर मशीन। यहाँ पे कुछ इंटरप्शंस हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि मशीन हो सकता है ब्रेकडाउन हो जाए कुछ, ठीक है। कोई वर्कर नहीं आया है, एब्सेंट हो गया है, वो उस समय वो नहीं है वहाँ पर, प्रेजेंट नहीं है, तो वो चीज़ जो है अफेक्ट करेगी प्रोडक्शन में, और कोई मशीन स्टॉप हो जाती है वर्क करना, तो वो सब चीज़ें जो भी हमारी वर्किंग होती है मशीन की वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे इंटरप्शंस वगैरह होते हैं, मशीन टूट गई, वर्कर नहीं आए, ठीक है, कोई मशीन रुक गई अचानक से, तो यहाँ पे हमारे मशीन पर बहुत ज़्यादा, हमारे काम पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये थे कुछ मास प्रोडक्शन के हमारे फीचर्स। आगे हमारा आता है मास कस्टमाइजेशन, ठीक है। अब आप कहोगे मास प्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा, अभी मास कस्टमाइजेशन क्या आ गया। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें और अच्छे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको। फिलहाल इसको थोड़ा समझते हैं। मास प्रोडक्शन में हम क्या कर रहे थे, एक प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या है, मास कस्टमाइजेशन मीन्स प्रिपेयरिंग एंड सप्लाइंग ऑन अ मास बेसिस स्पेशली डिजाइंड प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर। यहाँ पर हम कस्टमर की जो डिमांड है वो देख रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे हम कोई कस्टमर की डिमांड नहीं देख रहे हैं, वहाँ हम मार्केट की डिमांड ढूंढ रहे हैं यहाँ, ठीक है। वहाँ किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ हम कस्टमर्स पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। मास कस्टमाइजेशन में यहाँ पे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर, सप्लाई भी हो रही है और प्रिपेयर भी कर रहे हैं मास बेसिस पे, ठीक, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट्स इन ऑर्डर टू मीट द रिक्वायरमेंट, वही जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं कस्टमर्स के, उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो। इन द ओल्ड डेज कंज्यूमर्स वर सर्व्ड एज इंडिविजुअल्स द क्लोथियर। जैसे पहले समय में क्या होता था, जो क्लोथियर होता था, टेलर मेड द सूट, जो टेलर होता है वो सूट बनाता था, कॉबलर जो है डिजाइन करता था शूज फॉर द इंडिविजुअल एंड सो ऑन। तो मतलब एक कस्टमर पर या फिर एक पर्टिकुलर इंसान की जो भी डिमांड आ रही है उस चीज़ पर फोकस किया जाता था। कंपनीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग कस्टम मेड प्रोडक्ट्स इन सच एरियाज एज टेक्स्ट बुक, ग्रीटिंग कार्ड्स, कॉस्मेटिक्स एटसेट्रा। तो मास कस्टमाइजेशन में भी कुछ इसी तरह की चीज़ है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो है प्रिपेयर करते हैं और सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वहाँ पर मास प्रोडक्शन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, वहाँ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो है हमारा प्रोड्यूस होता है। और मास कस्टमाइजेशन में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यानी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग कस्टमर के लिए प्रिपेयर होते हैं और सप्लाई होते हैं, ठीक है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग। बाकी आगे इसका डिफरेंस हमारा आएगा भी, वो पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से आपको वो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। फिलहाल अभी हमारा आया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मास कस्टमाइजेशन। जो मास कस्टमाइजेशन अभी हमने पढ़ा है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 जो इसकी एडवांटेज है वो है वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हेल्प्स टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया, वैरायटी जो होती है प्रोडक्ट्स की, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ये बनाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ता है तो अल्टीमेटली उन पर प्रॉफिट उनके पास ज़्यादा होंगे और उनके लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि कस्टमर्स उनके तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे, ठीक। इसकी डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, चलो पहले एडवांटेजेस ही पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल। जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि वो डिमांड के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, तो एक फ्लो चल रहा है वहाँ पर भी, तो इसी तरह से वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। बोर्डम एंड मोनोटोनी इन वर्क आर रिड्यूस्ड ड्यू टू वैरायटी ऑफ टास्क। बोर्डम और मोनोटोनी दो सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर दिए हैं, दोनों का मतलब सिमिलर ही है, ठीक है। बोर्डम और मोनोटोनी जो है वर्क में वो कम हो जाएगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ टास्क यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत एक ही प्रोडक्ट यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं। मोनोटोनी का मतलब होता है एक ही चीज़ पर फोकस, एक ही चीज़ कर करके थक जाना या फिर बोर हो जाना, मोनोटोनी का मतलब है। तो वो चीज़ यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है, क्यों? क्योंकि वैरायटी ऑफ टास्क यहाँ पर हो रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो वहाँ कोई मोनोटोनी नहीं होती है। मोनोटोनी और बोर्डम रिड्यूस हो जाता है, लोग बोर
बोर नहीं होते हैं, ठीक है। मोनोटोनी का मतलब जैसे कि मैंने बताया कि एक ही काम को करते करते बोर हो जाना, वो चीज़ भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक। फिर हमारा आता है डिसएडवांटेज यानी कि नुकसान मास कस्टमाइजेशन के। कॉस्ट एंड प्राइसेस टेंड टू बी हाई ड्यू टू फ्यू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यहाँ पे जो कॉस्ट है और प्राइसेस जो है वो हाई है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे कॉस्ट और प्राइसेस भी उस हिसाब से यहाँ बढ़ गए हैं, ठीक है। जब हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारी मशीन्स भी अलग अलग तरह की लगेंगी। अगर हम एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारी कुछ पर्टिकुलर मशीन्स लगेंगी, लेकिन जब हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मशीन भी अलग अलग तरह की होंगी और उसमें मटेरियल अलग तरह का आएगा, सारी मेंटेनेंस वगैरह और लेबर वगैरह सब अलग तरह की होगी, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट और प्राइसेस जो है इसके हाई हो जाते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। प्रोडक्ट्स में नॉट बी अवेलेबल इन लार्ज नंबर्स। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा वैरायटी पर हम यहाँ फोकस कर रहे हैं। मास प्रोडक्शन में वैरायटी कम होती है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। मास कस्टमाइजेशन में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है और जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि कस्टमाइजेशन में फोकस होता है बहुत ज़्यादा वैरायटियों पर और क्वांटिटी उस वजह से कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है, लार्ज नंबर में हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं अवेलेबल नहीं रहते हैं। कस्टमर्स माइट हैव टू वेट फॉर स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट्स। कस्टमर्स को थोड़ा वेट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो कस्टमर्स की डिमांड गई है, अब उसको करने में ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर्स की डिमांड गई मार्केट में नहीं, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही चीज़ वहाँ उन्होंने देखा कि कस्टमर्स की ये डिमांड है, तो जैसे उन्होंने डिमांड पे फोकस किया एकदम से वो प्रोडक्ट बना के तैयार थोड़ी कर देंगे। उनको बहुत सारी चीज़ें बनानी है, अलग अलग कस्टमर की डिमांड है, ठीक है। एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो प्रोडक्ट बना के नहीं भेजेंगे, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड है, जो भी उनकी डिमांड है वो सारे प्रोडक्ट पहले वो बनाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एक कोई चीज़ बनाई उन्होंने और वो मार्केट में बेच दी, नहीं, वो सेम चीज़ बहुत सारी चीज़ों में पहले बनाएंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे, उसके बाद वो सप्लाई करेंगे मार्केट की तरफ वो चीज़, ठीक है। तो कस्टमर्स को थोड़ा वेट करना पड़ता है डिज़ाइन प्रोडक्ट्स के लिए, जो भी उनकी डिमांड गई है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा वेट उनको करना पड़ता है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज बन जाता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन मास प्रोडक्शन एंड कस्टमाइजेशन। मास प्रोडक्शन और मास कस्टमाइजेशन में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जो भी कन्फ्यूजन थी प्रोडक्शन और कस्टमाइजेशन में वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से थोड़ा इनको समझना और पढ़ना, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट है मास प्रोडक्शन में, द सेम प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल। एक सेम प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर होता है बहुत लार्ज स्केल पर, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सिर्फ एक सेम प्रोडक्ट जो है यहाँ बनता है मास प्रोडक्शन में। वहीं मास कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करें तो कंपैरेटिवली लेस वॉल्यूम ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पर जो है वैरायटी ज़्यादा होती है और वॉल्यूम कम रहती है। मास प्रोडक्शन में लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और कस्टमाइजेशन में थोड़ा वॉल्यूम कम रहती है, क्वांटिटी कम रहती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज लो। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है पर यूनिट वो लो है, क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, मैं बार बार वही बात बता रहा हूँ, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट मास प्रोडक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कम लगती है। अगर हम बात करें कस्टमाइजेशन में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इज कंपैरेटिवली हाई, क्योंकि यहाँ पर वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे आ जाते हैं, ठीक। लिमिटेड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट। लिमिटेड वैरायटी क्या है? यहाँ तो एक ही वैरायटी है और एक सेम प्रोडक्ट यहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो लिमिटेड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ कस्टमाइजेशन की अगर हम बात करें तो वाइड वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने कस्टमाइजेशन में पढ़ा, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की, ठीक है। डज नॉट मीट इंडिविजुअल कस्टमर नीड। यहाँ किसी एक कस्टमर की नीड पर वो फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। कस्टमर यहाँ ये ऑल ओवर देखते हैं कि हमें जो प्रोड्यूस करना है एक सेम प्रोडक्ट, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना है। किसी इंडिविजुअल कस्टमर की नीड को ये सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन कस्टमाइजेशन में क्या है, मास कस्टमाइजेशन में मीट्स इंडिविजुअल कस्टमर नीड। एक एक कस्टमर की नीड्स को ये फुलफिल करते हैं और उनको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक। नॉन फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं है, ठीक। इधर फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, नॉर्मल सी चीज़ है। प्रोडक्ट लेआउट इज यूज्ड। जो मास प्रोडक्शन है यहाँ पे प्रोडक्ट लेआउट यूज होता है। अब आप लोग कहोगे प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट ये क्या है, तो मैं फिर से वही बात कहूँगा, पीछे वाली वीडियोस में सब कुछ बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये छोटी छोटी बेसिक सी जो डाउट आ रहे हैं वो नहीं आएंगे और इजीली आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से समझ भी आ जाएगा।
तो मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोडक्ट लेआउट यहाँ यूज़ होता है। प्रोडक्ट लेआउट में मशीन जो है सीक्वेंस में लगी होती हैं, ठीक है। एक मशीन से सामान निकला, दूसरे में गया, दूसरे से निकल के तीसरे में गया, और फिर हमने एक जो शुरुआत है मशीन की वहाँ पे हमने मटेरियल डाला और लास्ट में एंड से वो वहाँ से प्रोडक्ट बन के निकल गया, ठीक है। मास कस्टमाइजेशन में प्रोसेस लेआउट यूज़ होता है। क्यों? एक तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है तो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स बनते हैं। प्रोसेस लेआउट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं हर चीज़ के, तो प्रोसेस लेआउट यहाँ पर यूज़ होता है मास कस्टमाइजेशन में, ठीक है। स्पेशल पर्पस मशीन आर यूज्ड, यहाँ पर जो मास प्रोडक्शन में मशीन यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, स्पेशल पर्पस मशीन, ठीक है। मास कस्टमाइजेशन में हमारी जो मशीन यूज़ होती हैं वो होती हैं जनरल पर्पस, ठीक है। तो ये थे इसके डिफरेंस, और डिफरेंस भी ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस पर भी। हर चीज़ वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, पर हमें फोकस करना है हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकें और चीज़ें ईजी तरह से हम कर सकें, ठीक है। तो चैप्टर यहाँ हो गया है ये पूरा ख़त्म। बड़ा चैप्टर था काफ़ी, और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें कर ली हैं। चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। 6 वीडियोस, ये 6th वीडियो है, ठीक है, इस चैप्टर की। तो पूरी तरह से चैप्टर खत्म हो गया है। एक बार पीछे तक चलते हैं, देखते हैं क्या क्या पढ़ा है, और आप देखो कि आपने इस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ा है। जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है वो पीछे वाली वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंस पढ़ा मास प्रोडक्शन एंड मास कस्टमाइजेशन में। हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े मास कस्टमाइजेशन के। मास कस्टमाइजेशन का हमने मीनिंग जान लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स मास प्रोडक्शन के, मास प्रोडक्शन का मीनिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट लेआउट डिसीजन, क्यों जरूरी है प्लांट लेआउट का डिसीजन, ठीक है। ग्रुप और कंबाइंड लेआउट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्स पोजीशन लेआउट, एडवांटेजेस ऑफ फिक्स पोजीशन लेआउट, फिक्स पोजीशन, और ये सारे टाइप्स ऑफ हमारे प्लांट लेआउट थे। प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट में हमने डिफरेंस जाना, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या थे प्रोसेस लेआउट के, एडवांटेजेस क्या थे प्रोसेस लेआउट के, प्रोसेस लेआउट होता क्या है वो सब चीज़ें जानी। डिसएडवांटेजेस प्रोडक्ट लेआउट के, एडवांटेजेस प्रोडक्ट लेआउट के, मेजर फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट लेआउट होता क्या है वो हमने जाना, ठीक है। तो ये तो हमने सारे जाने टाइप्स प्लांट लेआउट के। उससे पहले गुड प्लांट लेआउट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं एक अच्छे प्लांट लेआउट के। सिचुएशंस इन विच लेआउट प्रॉब्लम में अराइज, क्या क्या सिचुएशंस होती हैं जब प्रॉब्लम अराइज होती हैं उसमें, ठीक। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग अफेक्टिंग प्लांट लेआउट, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं प्लांट लेआउट को। ये कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे प्लांट लेआउट के, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे प्लांट लेआउट के, मीनिंग हमने जाना था प्लांट लेआउट का। तो यहाँ से चैप्टर शुरुआत हुई थी चैप्टर की, और फिलहाल आज चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो 6 वीडियोस आ गई हैं इसको मिला के। अगर नहीं देखी पीछे की वीडियोस तो उनको देखो, चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स की तरफ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।